जैसे जैसे दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। ये कोई नई कहानी नहीं है। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, कम से कम 1947 जितनी पुरानी, जब ये दोनों देश ब्रिटिश राज से आजाद हुए थे। बंटवारे का जख्म, कश्मीर का अनसुलझा मसला, ये वो भूत हैं जो आज भी हमें सता रहे हैं। हाल ही में बढ़ी हुई दुश्मनी इस अशांत इलाके में शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही अविश्वास और दुश्मनी को दिखाती है। हिंसा का साया मंडरा रहा है जो इस क्षेत्र को और उथल पुथल में धकेल सकता है। दुनिया कारगिल युद्ध की भयावहता, 2008 के संसद हमले की यादें नहीं भूली है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये खुले घाव हैं जो हमें इस अंतहीन संघर्ष की मानवीय कीमत की याद दिलाते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अतीत की गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं, या हम एक और शांतिपूर्ण भविष्य का रास्ता खोज सकते हैं। इस लंबी कहानी का नया अध्याय 23 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। एक ऐसा दिन जो टूरिस्टों की हंसी से भरा होना चाहिए था, वो एक अकल्पनीय डर का मंजर बन गया। कश्मीर की खूबसूरत पहलगाम घाटी में बंदूकधारियों ने तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। ये हमला अपनी क्रूरता और कायरता के कारण पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा गया। ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री अपने धर्म की वजह से निशाना बनाए गए, जिससे इस हिंसा में एक सांप्रदायिक पहलू जुड़ गया। इस हमले ने कश्मीर की नाजुक स्थिति की याद दिला दी, जो भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच फंसा हुआ है। भारत ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई, उस पर हमलावरों को पनाह देने का आरोप लगाया। ये आरोप प्रत्यारोप की कहानी नई नहीं है, लेकिन इस बार इसमें एक तात्कालिकता का भाव था, एक एहसास की दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। भारतीय जमीन पर नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया ये हमला भारत में कई लोगों द्वारा युद्ध का कार्य माना गया। हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही रोककर करारा जवाब देने की कसम खाई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा के साथ भारत की कूटनीतिक मशीनरी हरकत में आ गई। ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो कई युद्धों और गतिरोधों से बच गया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों को जासूसी और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए निष्कासित कर दिया। संदेश साफ था, भारत इस हमले को चुपचाप सहन नहीं करने वाला था। खास तौर पर सिंधु जल संधि का निलंबन एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। हालांकि पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। उसने हिंसा की निंदा की और संयुक्त जांच का आह्वान किया, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमले को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, एक ऐसा आरोप जिसका भारत ने कड़ा खंडन किया। भाग 4, एक विभाजित नदी के खतरे, सिंधु जल ट्रीटी। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग के एक शानदार उदाहरण के रूप में देखा जाता रहा है, यहां तक कि संघर्ष के बीच भी। यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, जो दोनों देशों में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। हालांकि संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के साथ इस महत्वपूर्ण संसाधन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस निलंबन ने जल युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया है, एक ऐसा संघर्ष जहां पानी एक हथियार बन जाता है जो पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा देता है। पाकिस्तान के लिए, जो सिंचाई और जल विद्युत के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है, दांव विशेष रूप से ऊंचे हैं। इस कदम की अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों ने निंदा की है, जो इस नाजुक समझौते को बाधित करने के विनाशकारी मानवीय और पारिस्थितिक परिणामों की चेतावनी देते हैं। सिंधु जल संधि, जो कभी आशा और सहयोग का प्रतीक थी, अब राजनीतिक तनावों के बीच फंस गई है। इसका निलंबन शांति की नाजुकता और संघर्ष की भारी कीमत की याद दिलाता है। जैसे जैसे दुनिया सांस रोककर देख रही है, सवाल बना हुआ है, क्या तर्क की जीत होगी या सिंधु, जो सदियों से बहती आ रही है, भारत पाकिस्तान संघर्ष का एक और शिकार बन जाएगी। भाग 5, खतरे के समय में शांति की पुकार। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है और युद्ध के ढोल जोर से बज रहे हैं, यह याद रखना जरूरी है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के लोगों को अंतहीन संघर्ष से ज्यादा शांति और सहयोग से फायदा है। आगे का रास्ता बातचीत में, समझ में और सभी के लिए एक और शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता में है। मौजूदा संकट को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व नेताओं को भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और सार्थक बातचीत में शामिल होने का आग्रह करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को विशेष रूप से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने और शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस स्थिति को और बिगड़ने देने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। परमाणु टकराव का खतरा चाहे कितना ही दूर क्यों न हो, अनियंत्रित शत्रुता के संभावित परिणामों की एक भयावह याद दिलाता है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए कगार से पीछे हटने, विनाश के मार्ग पर शांति का मार्ग चुनने का समय है। दक्षिण एशिया और वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। आज अमेरिका में मई दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर मजदूर सड़कों पर उतरे हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों में हजारों की तादाद में मजदूरों ने श्रमिकों पर युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद की।
ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत लगता है। मजदूरों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे अपने हितों के खिलाफ मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का खास गुस्सा एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे उद्योगपतियों और नेताओं पर दिखाई दिया, जिनकी नीतियों को वे श्रमिक विरोधी मानते हैं। क्या यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा? क्या यह अमेरिकी राजनीति और समाज में बड़े बदलाव का कारण बनेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अमेरिकी मजदूर अपनी आवाज बुलंद करने से पीछे नहीं हटेंगे, और इस आवाज को अनसुना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अमेरिका से एक और खबर जो दुनिया भर के लिए अहमियत रखती है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी बच्चों को पहले जैसे 30 खिलौने नहीं मिलेंगे, बल्कि अब केवल 2 मिलेंगे। लेकिन उनका कहना है कि इससे चीन को ज्यादा नुकसान होगा। ट्रंप का यह बयान चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देखना होगा कि इस रस्साकशी का असर दुनिया के बाकी देशों पर क्या पड़ता है। अब नजर डालते हैं चीन की ओर। चीन की सरकार ने अपने नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियों में बदलाव किया है। अब मई दिवस की छुट्टी 2 दिन की हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को ज्यादा आराम मिलेगा और वे घरेलू पर्यटन का आनंद भी उठा सकेंगे। ये फैसला चीन के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी अहम माना जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहां छुट्टियों में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन की संसद ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस योजना के तहत पुरुषों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 63 साल कर दी गई है। वहीं सफेदपोश महिलाओं के लिए यह 55 से 58 और नीलेपोश महिलाओं के लिए 50 से 55 साल कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश की बढ़ती उम्र दराज आबादी और पेंशन दबाव को संतुलित करने के लिए लिया गया है। लेकिन जाहिर है कि इस फैसले से बहुत से लोग खुश नहीं होंगे। देखना होगा कि चीन की जनता इस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या यह फैसला चीन की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए फायदेमंद साबित होगा? अब रुख करते हैं रूस का। रूस ने 1 जनवरी 2025 से देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए एक नया टूरिस्ट टैक्स लागू करने का फैसला किया है। यह टैक्स होटल बिल का 1% होगा, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3% किया जाएगा। रूस सरकार का कहना है कि इस टैक्स से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल स्थानीय पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया जाएगा। देखना होगा कि इस टैक्स का असर रूस आने वाले पर्यटकों की संख्या पर क्या पड़ता है। क्या यह कदम रूस के पर्यटन उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होगा? रूस से एक और खबर। रूस ने अपने कोयला निर्यात पर लगे टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कोयला कंपनियों को राहत देने के लिए लिया गया है, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में रूस की हिस्सेदारी बनी रहे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब आते हैं भारत की ओर। आज भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के साथ साथ महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश है। इस दिन महाराष्ट्र के गठन की याद में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए भारतीय रेलवे प्रयागराज जाने वाली करीब 1000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। इस आयोजन में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और समय पर आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यह विशेष योजना बनाई गई है। यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और रेलवे की यह पहल इस आयोजन को और भी भव्य बनाने में मददगार साबित होगी। अंत में बात करते हैं जापान की। जापान की केंद्रीय बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर को 0.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया है।